से कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मैं दोस्तों। अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है क्योंकि हिंदी इलेक्टिव का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव के टॉप 7 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम छापने लायक क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों भी जमकर शेयर करें। और जब भी बच्चे अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अब हिंदी इलेक्टिव की लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं जो वसंत आया कविता से ली गई है और इसके जो पॉइंट है यानी कवि है वो रघुवीर सहाय जी है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जैक की तरफ से 2010, 2012, 2024 मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 31 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली, तो इसका परफेक्ट आंसर कर लेना। ये लिखा गया ठीक है कि कवि को वसंत आगमन की सूचना प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखकर मिली। क्या? कवि को वसंत आगमन की सूचना प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखकर मिली। जैसे एग्जाम्पल में देना है चिड़ियों की कूक से, गुनगुनी ताजी हवा से और पेड़ों से झड़ते पीले पत्ते से यह सूचना मिली। ठीक है, कवि ने अपनी इस सूचना का स्पष्टीकरण देने के लिए घर पहुंचकर कैलेंडर में देखकर जानकारी की पुष्टि की। ठीक है, कंफर्म कैसे हो गया? ये कैलेंडर देख के, ठीक है, कि इसी तिथि को जो है वो वसंत आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। ये भी वसंत आया कविता से पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, वो क्यों चिंतित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। उसका प्रतिपादन लिखे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर कि प्रकृति के साथ आज मानवीय रिश्ता जो है वो टूट गया है। जो आगे प्रकृति के साथ हम लोग का रिश्ता था वो रिश्ता टूट गया है। मनुष्य ने देश की प्रगति के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। याद रखिएगा, देश की जो उन्नति हो, देश की जो प्रगति हो, उसके लिए प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महानगर में प्रकृति के दर्शन नहीं है। अगर आप महानगर जाएंगे, बड़े बड़े शहर जाएंगे तो आपको प्रकृति देखने को नहीं मिलेगी। चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, इमारतें देखने को मिलेगी। ठीक है, मनुष्य को ऋतुओं की सुंदरता और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं है। वहां के अगर मनुष्य की बात करें तो सीजन के बारे में उन लोगों को विशेष जानकारी नहीं है, उनकी सुंदरता के बारे में जानकारी नहीं है, उसमें होने वाले चेंजेस यानी परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए हैं, व्यस्त यानी बिजी हो गए हैं एवं भाग दौड़ वाली जिंदगी। क्या है? भाग दौड़ वाली जिंदगी में मनुष्य को ऋतु परिवर्तन का ज्ञान भी कैलेंडर के माध्यम से होता है। पहले जो लोग हैं मौसम देखकर बोल देते थे कि कौन सा मौसम है, कौन सा सीजन है, लेकिन अभी के लोगों को कैलेंडर देखना पड़ता है क्योंकि अभी लोग इतना बिजी हो गए हैं, उनका लाइफ जो है बिजी शेड्यूल इतना हो गया है कि वो मौसम को जान नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। उन्हें कैलेंडर देखना पड़ता है, कैलेंडर का माध्यम लेना पड़ता है। ठीक है, आगे यह भी सभी के लिए चिंता का विषय है। ये जो है सभी के लिए किसकी विषय है? चिंता का विषय है। प्रकृति जो कभी मानव जाति का साथी था, प्रकृति जो है, नेचर जो है कभी मानव जाति का साथी था, आज जो है उनसे दूर है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुविधाएं होने का साधन है लेकिन प्रकृति की सुंदरता को देखने और महसूस करने की संवेदना नहीं बची है। यहां कवि साफ तौर से कह रहे हैं कि धीरे धीरे मनुष्य का जो है वो प्रकृति के साथ रिश्ता टूटता जा रहा है। अभी लाइफ में इतना बिजी हो जा रहा है कि कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, ये भी पता नहीं चलता है। टाइम देखना पड़ता है। पहले तो आदमी ऐसे ही बोलते थे कि दोपहर के 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी मौसम तो छोड़ दीजिए, मौसम का भी ज्ञान नहीं। सरस्वती पूजा सामने आ रही है, उसको भी किसी को पता नहीं। सब कैलेंडर देखेंगे कि सरस्वती पूजा कब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो क्वेश्चन है ये 12 मासा से पूछा गया है जिनके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि जायसी ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कवि जायसी ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जैक की तरफ से आप लोगों का मॉडल सेट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं कि कवि जायसी ने 12 मासा में
किस विषय की अभिव्यक्ति की है, तो इसको अच्छे से करना है। जायसी रचित बारहमासा कविता में नागमती नायिका, इस पोएम की जो नायिका है, हीरोइन है, वो उनका नाम है नागमती, याद कर लीजिएगा। तो जायसी रचित बारहमासा कविता में नागमती नायिका की व्यथा कथा चित्रित है, उनका व्यथा को दिखाया गया, ठीक है, उनके दुख उनके दर्द को चित्रित किया गया, दिखाया गया है। बारहमासा में नागमती के वियोग का वर्णन की कथा, याद रखिएगा, बारहमासा में क्या दिखाया गया है, नागमती जो हीरोइन है, जो नायिका है, उनके वियोग का वर्णन की कथा है। 12 महीनों में हर ऋतु, याद रखिएगा टोटल कितना महीना होता है, 12, तो 12 महीनों में हर ऋतु के साथ नागमती के वियोग का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें किया गया, बारहमासा में, ठीक है। कवि जायसी ने बारहमासा में साल के 12 महीनों में हर माह में विराग्नि पर ऋतु के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने वियोग जो है, वियोग मतलब बिछड़ना, दुख, दर्द, ठीक है, उन्होंने वियोग विरह के कारण शारीरिक एवं मानसिक दशा को अत्यंत रोचक ढंग से, अत्यंत सरस ढंग से, अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इसको कर लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आघन मास की, कौन सा महीना का यहां जिक्र किया गया, आघन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा का वर्णन कीजिए। कौन सा महीना में, देखिए हर महीना में, हर मास में ये जो नागमती है उनका अलग अलग तरीके से बताया गया कि उनका व्यथा को दिखाया गया। तो यहाँ पहला जो महीना है वो जिक्र किया गया, आघन महीना में ये जो नागमती है, बारहमासा की जो नायिका है, उनका व्यथा का वर्णन करना है। आगे आघन महीना, फिर पोष देखेंगे, फिर माघ महीना देखेंगे, ठीक है, 3 गो महीना को देखना है। आगे आघन मास, फिर पोष मास और फिर माघ मास में ये नागमती का हालत कैसा है, उनका व्यथा दुख दर्द कैसा है, उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं नागमती जो है उनका आघन महीना में कैसा हाल है। तो आप लोग देख सकते हैं आघन मास में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, आघन महीना में दिन जो होता है वो छोटा होता है, रातें जो है वो लंबी होती है। एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि आघन महीना में जो है दिन वो छोटा होता है और रातें लंबी होती है। यह परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है। याद रखिएगा, ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस है जो आघन महीना में देखने को मिलती है, ये नागमती के लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद है, ठीक है। तबीयत एकदम ठीक नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये है दोस्तों आज के टॉप 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो नागमती दिन तो किसी तरह से काट लेती है, ठीक है, दिन में कोई टेंशन नहीं, नागमती दिन में जो है वो किसी भी तरह से वो काट लेती है, परंतु रात में उसे अपने प्रिय की बहुत याद आती है। याद रखिएगा, दिन में तो वो किसी भी तरह करके काट लेती है, लेकिन रात में उनको अपने प्रिय की बहुत याद आती है। उसको यह वेदना बहुत ही ज्यादा होती है, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, उसको बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वह घर में अकेली है, यानी उनका जो प्रिय है उनके साथ अभी नहीं है। उसकी स्थिति रात भर जलने वाले दीपक की तरह हो गई है, जैसे बाती रात भर जलती रहती है, वैसे ही रात भर नागमती भी अग्नि के विरह में जलती रहती है। याद रखिएगा, जैसे बाती जो है वो रात भर जलती रहती है, वैसे ही रात भर नागमती भी अग्नि के विरह में जलती रहती है। और सर्दियों की वह ठंड, याद रखिएगा, सर्दियों की वह ठंड उसके हृदय को कपा देती है और वह सोचती है यदि उसका प्रिय उसके साथ होता तो, अगर उनका जो प्रिय है अगर उनका साथ होता तो यह ठंडी आसानी से सहन कर लेती, ठीक है, परंतु विरह के कारण, वियोग के कारण यह ठंडी और भी दोगुनी हो गई है, ठीक है, दोगुना हो गई है ठंडा। प्रिय की अनुपस्थिति में श्रृंगार करना भी नागमती को बहुत कष्टप्रद लगता है, ठीक है। श्रृंगार क्यों करेगी जब इनका हीरो इनके पास है ही नहीं, अगर हीरो सामने होता तो ये श्रृंगार करती है, सजती। हाँ, चलिए आगे लिखा गया, विरह की अग्नि नागमती को अंदर ही अंदर जलाती है और बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उसके विरह अग्नि पर नहीं होता है। इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हम लोग किस महीने के बारे में जिक्र किया, आघन महीने में। अब जो महीना है वो है माघ महीना। कौन सा महीना, माघ महीने में विरहनी, विरहनी किसे कहा गया, नागमती को। किसको कहा गया, जो बारहमासा में जो मेन कैरेक्टर है वो है विरहनी यानी नागमती, ठीक है। तो पोष महीना नहीं, उससे पहले हम लोग आघन महीना पढ़े कि आघन महीना में नागमती का क्या हालत था। अब हम लोग पढ़ेंगे माघ महीने में विरहनी यानी नागमती को क्या अनुभूति होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हो दोस्तों, माघ महीने में इनका हालत कैसा होता है। तो माघ के महीने में
ठंड अपने चरम पर होती है, ठंड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होती है, अपने चरम पर होती है, चारों ओर कोहरा छाने लगता है। क्या छाने लगता है? कोहरा। और यह स्थिति नागमती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है, याद रखिएगा। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है। यहां जो विरह की पीड़ा है, जो अपने प्रिय को याद कर रही है, यहां मृत्यु के समान है, ठीक है। अगर नागमती का पति वापस नहीं आया तो यह ठंड उसे धीरे धीरे खा जाएगी, याद रखिएगा। अगर उनका पति अभी नहीं आया तो ये जो विरह है, ये जो ठंड है, इसे धीरे धीरे खा जाएगी। माघ का महीना में उसके अंदर काम की भावना भी उत्पन्न होती है, अपने प्रिय पति से मिलने की भावना भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और प्रिय से मिलने की व्याकुलता और ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। माघ के मास की बारिश उसके विरह को बढ़ा देती है और जब माघ महीना में यदि बारिश हो गया तो उसके विरह को और बढ़ा देती है और माघ की बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण उसको तीर की तरह चुभ रहे हैं। किन की तरह? तीर की तरह चुभ रहे हैं और उसे श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब पति सामने नहीं है तो वो श्रृंगार क्यों करेगी, वो सजेगी क्यों, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। आघन महीना हो गया, माघ महीना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, अब है पुष का महीना। पुष का महीना में नागमती का क्या दशा होती है? पुष के महीने में विरहानी, विरहानी किसे कहा गया? नागमती। पुष का महीना में उनका हालत कैसा होता है? ये जैक की तरफ से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 23 छोड़ के 24 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको भी कर लीजिएगा कि पुष के महीने में भयंकर ठंड पड़ती है। कैसा ठंड पड़ती है? एकदम भयंकर, ठीक है। इतनी सर्दी के कारण विरहानी का पूरा शरीर थर थर कांपता रहता है। विरहानी मतलब नागमती, उनका जो शरीर जो है वो ठंड के मारे थर थर कांपता रहता है। इस माह में सूरज भी ठंड को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता। याद रखिए, सूर्यदेव भी फेल हो जाता है इस ठंड को दूर करने में, ठीक है, क्योंकि वह दक्षिण दिशा में चला जाता है। सूर्यदेव कौन सा दिशा में चला जाता है? दक्षिण दिशा में चला जाता है। विरहानी यानी नागमती अपने प्रियतम को इसलिए बुलाती है ताकि उसकी ठंडी दूर हो सकी। याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। आघन महीना, पुष महीना और माघ महीना में नागमती का हालत कैसा है, तीनों क्वेश्चन को कर लेना है, एक क्वेश्चन आपका छपेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज के अंतिम, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? यानी वृक्षों से जो पत्तियां है और वनों से जो ढाके हैं वो किस महीना में गिरता है, किस माह में गिरता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, फागुन मास में। कौन सा महीना में? फागुन। तो फागुन मास के समय वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके गिरने लगते हैं। विरहानी के लिए यह माह बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, ठीक है। चारों ओर गिरती पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान लगती है। जैसे ही पेड़ पौधे अपने जो पत्तियां से गिरा रहे हैं ना, तो उनका जो आशा है, उनके मन में जो आशा है वो भी धीरे धीरे टूटती नजर आती है। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में उपस्थिति एक आशा को धूमिल कर रहा है, ठीक है। आगे कि उसके प्रियतम जल्द ही आएंगे। जो एक आशा पाले हुई है कि उनका प्रिय लौट आएंगे, वापस लौट आएंगे, लेकिन वो जो पत्ता गिर रहा है ना, तो उसका जो है उससे पता चल रहा है कि उनका जो मनोबल है वो भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। पत्तों का जो पीला रंग है उसके शरीर की स्थिति को बयां कर रहा है। जैसे अपने कार्यकाल पूरा हो जाने पर पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर पत्ता हरा कलर का है तो याद रखिएगा पत्ता जो है वो जवान है, यंग है। लेकिन पत्ता जैसे ही पीला कलर हो गया तो समझ लीजिए उनका अंत होना निश्चित है। अब धीरे धीरे वो पत्ता पीला होकर वो नीचे गिर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को बयां करता है। जैसे अपने कार्यकाल पूरा हो जाने पर पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे ही प्रियतम के विरह में जल रही नायिका यानी नागमती का रंग भी पीला पड़ने लगा है। अतः फागुन मास उस दुख को शांत करने के स्थान पर उसके दुख को और दो गुना बढ़ा रहा है, ठीक है। फागुन के अंत होने तक वृक्षों में नई कोपले और फूल आकर उसमें पुनः जान डालेंगे। याद रखिएगा, फागुन महीना जब अंत हो जाएगा ना तो सारे पत्ते गिर जाएंगे और नए पत्ते फिर से आएंगे, ठीक है, उनमें पुनः जान डालेंगे। परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा यह कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप 7 जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को 500 प्लस लाइक दिखे, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और डिमांड रहा अगर ये 7 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में और आप लोग टॉप 10 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का वीडियोस चाहिए। और हिंदी इलेक्टिव में आपको कौन कौन सी चीजें में प्रॉब्लम होती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आज कैसा लगा ये भी बताइएगा, सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, 500 प्लस लाइक देखने को मिला, तो जल्द से हिंदी इलेक्टिव के सारे वीडियोस आप लोग
इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और आप लोग देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया था, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।